This Saturday you don't have Saturday test, and I am absent on Saturday, so I will not be there. Okay. So we are starting with our new kingdom, that is kingdom protest. अरे उन लोगों को दिख रहा नहीं, प्रश्न आता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पढ़ दिख रहा है उनका। इसके पहले के 2 लेक्चर हुए तुम्हारे, इसके पहले 2 लेक्चर हुए ना, वो 2 लेक्चर में नहीं हुआ लेक्चर तो है ना, तो भी लाइट चालू किया था क्या? पर्दा नहीं लगा था, लगाया था ना, ये लाइट ही बंद था ना। निवेदन सो जाओ, नींद आ रही है, सो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, मैं दीवालों को पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ, सो जाओ। कैमरा को पढ़ाने में मजा आता है मुझे, सो जाओ। बहुत अच्छा आते हैं आप लोगों को, तो अच्छा आते हैं, वो रिप्लाई भी देते, लेकिन समझ में मुझे ही आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या रिप्लाई? कौन सी लाइट बंद करिए? नहीं नहीं, ये चालू रहेगी। देखो सहरा, तुमको विद्या सेंटर में रहने के लिए रहना है, हाँ या ना इसे इतना बोलो। हाँ तो चुपचाप बैठो, अगर अकेडमी में रहना है तो शांति से बैठो, और अकेडमी से बाहर जाना है तो मैं आज ही तुम्हारे पेरेंट्स को एप्लीकेशन लिखता हूँ कि आप अपने बच्चे को वापस घर ले जाइए। उसको लाइट बहुत पसंद है, घर पर उसको उसके कमरे में 10 बार लाइट लगा के दो। चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोटेस्ट, ओ टॉपिक का नाम है किंगडम प्रोटेस्ट। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर। बट इन किंगडम प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिजम्स आर हाउ यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। सो यूकैरियोटिक आप सभी को पता है, फर्स्ट टाइम कमिंग फॉर द क्लास, हाँ पहली बार आ रहे हैं क्लास में, हाँ वही मतलब मेरी क्लास में पहली बार आ रहा है ना, क्या नाम है? हाँ मोहित, कौन तुम्हारा दोस्त है? दोस्त तुम्हारे ओमकार, ये सब रोहित दोस्त तुम्हारा, ओमकार भी है, अच्छा, और आरुष? आरुष भी दोस्त है, अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, सभी को। अभी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो पक्का उनके पास क्या होगा, प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे विल हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दे विल हैव राइबोसोम ऑफ व्हिच टाइप? ATS। तो ATS राइबोसोम में, प्रथमेश बताओ, ATS राइबोसोम में दो कौन कौन से टाइप के सब यूनिट्स होते हैं? 70S है नहीं, साइराज बताओ, ATS राइबोसोम में हाँ 60S and 40S। Then they have all double membrane bound organelles, जिसमें कौन आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड nucleus. And nucleus is also double membrane bound organelle. Mitochondria also has 2 membrane and chloroplast also has 2 membrane. Then they also have endoplasmic reticulum, Golgi apparatus is present, vacuoles are present, lysosome is present. Now प्रोटिस्टा में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोस्टली एक्वाटिक। कैसे मोस्टली ऑर्गेनिज्म? एक्वाटिक, एंड सम आर टेरेस्ट्रियल।
तो जो वर्ड है ये एक्वेटिक मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी के अंदर, और टेरेस्ट्रियल मतलब कहाँ पाए जाते हैं लोग, लैंड के ऊपर। तो जमीन के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो कम है, लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब कहाँ है, पानी के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, सम ऑफ देम आर सिम्बायोटिक, कुछ लोग कैसे में थे, सिम्बायोटिक। फोटोसिंथेसिस सारे हैं क्या, नहीं, कुछ कैटेगरी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक है, they have the ability to synthesize their own food, others are heterotrophic and some are saprophytic. We will see the classification how it goes on. साथ ही साथ अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, है ना। और जनरली जो सेल वॉल है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में वो होती है सेलुलोज की। प्लांट सेल आपने पढ़ा है that the plant cell has cell wall made up of cellulose, hemicellulose and pectin. ये पढ़ा था आप लोगों ने, very good. But some of the organisms in Protista have a layer of protein. कुछ ऑर्गेनिज्म में किसका लेयर है, प्रोटीन, उसको बोलते हैं पैलिकल। क्या बोलते हैं प्रोटीन के लेयर को, पैलिकल। जैसे आप लोगों कितने लोगों ने पैरामीशियम का नाम सुना है, so paramecium also has an outer layer of protein, और जो प्रोटीन का लेयर है उसका नाम क्या है, पेलिकल। so outside cell membrane the layers are of different varieties in different organism. किसी किसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सिलिका की सेल वॉल है, किसी सेल वॉल है सिलिका, इट इज एन यूनिक फीचर, है ना। हमें अभी तो आपने पढ़ा होगा या तो सेलुलोज की होती है या तो काइटिन की होती है फंजाई के अंदर, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या है, प्रोटीन की लेयर किसकी बनी है, पेलिकल, सिलिका की लेयर, है ना। तो द नेम ऑफ दिस लेयर ऑफ सिलिका एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इट इज नोन एज प्रॉक्सी, है ना। बट नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर, आपको इतना रखना है कि सिलिका की होती है क्राइजोफाइट्स में। जैसे आप लोगों ने शुगर केन, कोई गया शुगर केन रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, जहाँ शुगर केन से गुड़ बनाया जाता है, देखा आप लोगों ने, अच्छा करके पास, वेरी गुड। So if you have seen there, so many times शुगर केन का जूस होता है, वो शुगर केन के जूस को रिफाइन करने के लिए वो एक पाउडर यूज करते हैं, एंड दैट पाउडर इज नोन एज डायटमाइट। पाउडर का नाम क्या होता है, डायटमाइट, जो कि सिलिका की सेल वॉल से बना होता है। सो देयर आर मल्टीपल फंक्शन ऑफ दैट। और आप अभी पेट्रोल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां भी इसको यूज करते हैं डायटमाइट को। बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो मेटल्स को पॉलिश करने के लिए डायटमाइट को यूज करते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा चांदी वगैरह होता है तो उसको काली पड़ जाती चांदी, तो उसको साफ करने के लिए ले जाते हैं आप लोग सोनार के पास, वो चांदी को ब्लैक से व्हाइट कर देते हैं, देखा आप लोगों ने। हाँ, सो दे आल्सो यूज सम पाउडर फॉर दैट। कुछ लोग कोलगेट से भी कर देते हैं उसको, बट वो कोलगेट से भी इतना अच्छे से होता नहीं। द प्रॉपर पाउडर्स टू क्लीन द मेटल्स इज दिस डायटमाइट। So we'll discuss all these things. Now, Protista का unique feature ये है that they most of them show movement. क्या शो करते हैं most of them? Movement. So movement करने के लिए आपको कुछ ना कुछ particular structure की requirement होती है जो आपको help करे movement करने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीलिया के बारे में, सुना आपने सीलिया के बारे में। फिर एक आपने सुना होगा फ्लैजिला, है ना। So flagella and cilia, so they have one basal body, basal होगा तो hook होता है, hook के बाद एक long filament होता है ना। So flagella in prokaryotes is made up of helically arranged proteins, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर flagella आप लोगों ने पढ़ा था 9+2 अरेंजमेंट, है ना। So these flagella and cilia are the two main structures present in this kingdom of Protista, जो उनको हेल्प करते हैं किसके लिए, मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ एक बार आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा के लिए सूडोपोडिया, सुना आप लोगों ने ये। तो सूडोपोडिया इज बॉल फीट, पोडिया मतलब होता है फीट और सूडो मतलब क्या होता है, बॉल फीट। सो मेनली 3 तरीके से मूवमेंट करते हैं प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म, एक है तो फ्लैजिला के थ्रू, दूसरा है तो सीलिया के थ्रू, और तीसरा है तो थ्रू सूडोपोडिया। सभी को
नाउ मियोसिस, ये वर्ड आप लोगों ने सुना है. सो मीनिंग ऑफ मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन में सपोज एक सेल डिप्लॉयड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड? कौन बताएगा? टू वन ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46. तो सारे ऑर्गेनिज्म 46 होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम? क्या बोलते हैं इसको? हाँ हाँ, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम. जैसे अगर आपके ह्यूमंस के केस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23. तो 23 क्रोमोसोम में से आपको पता है 22 क्रोमोसोम कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स. ऑटोसोम मतलब कि दे आर नॉट पार्टिसिपेट्स इन द डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलोसोम. 20 जो 22 क्रोमोसोम है वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम. और जो 23rd क्रोमोसोम है क्या कहलाता है? वो एलोसोम. है यहाँ तक क्लियर सभी को? तो नाउ डिप्लॉयड कंडीशन मतलब क्या है कि जब हर एक क्रोमोसोम का, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 22 क्रोमोसोम होंगे. तो हर एक क्रोमोसोम के साथ में क्या प्रेजेंट है? उसका पी है. मतलब ये एक क्रोमोसोम उसी का ट्विन, दूसरा कौन सा? वन क्रोमोसोम. सेकंड नंबर का क्रोमोसोम उसी का एक और ट्विन, सेकंड नंबर का क्रोमोसोम. थर्ड क्रोमोसोम उसी एक और ट्विन, थर्ड नंबर का क्रोमोसोम. So this type of arrangement of chromosome is known as what? Diploid condition. हम क्या बोलते हैं इसको? Diploid. अगर एक नंबर का क्रोमोसोम 3 आ जाए, दो नंबर का भी 3 आ जाए, 3 नंबर का भी 3, हर एक क्रोमोसोम 3 हो जाए, तो क्या बोलोगे हम इसको? ट्रिप्लॉइड. है ना? क्या बोलोगे हम इसको? ट्रिप्लॉइड. सो डिप्लॉइड रिप्रेजेंट्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो जब मियोसिस प्रोसेस होती है, रिडक्शनल डिवीजन, तो ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग रिडक्शनल डिवीजन आपका डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है और 4 हैप्लॉइड सेल को जन्म देता है. ये पढ़ा आप लोगों ने? है नहीं? इसको हम बोलते हैं इन जनरल टर्म मियोसिस. कि डिप्लॉइड कंडीशन से कौन से सेल बन जाना? हैप्लॉइड. नाउ दिस मियोसिस इज ऑफ मल्टीपल टाइप्स. है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना है आप लोग. तो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का. देखें तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होती है. कितनी जनरेशन होती है? 2. पहली जनरेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक. क्या जनरेशन का नाम? गैमेटोफाइटिक जनरेशन. ध्यान रखिएगा सभी को. तो पहली जनरेशन का नाम क्या है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन. सेकंड जो जनरेशन है उसका नाम होता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन. क्या नाम है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन. सो वी हैव 2 जनरेशन. वन इज gametophytic, second is sporophytic. Now gametophytic generation in all the organisms is haploid. Gametophytic generation सारे organism में कैसी होती है? Haploid. Sporophytic generation in all the organism is diploid. है ना सभी को? Now अगर हम एक ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में जब आपको हेयर के सेल से, आंखों के सेल से, स्किन के सेल से, हार्ट के सेल से, ब्रेन के सेल से, वो सारे सेल somatic cells कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? Somatic cells. Because they do not participate in reproduction. And all these cells are in which ploidy? Diploid. है ना? ये सारे cells कैसे हैं? Diploid. लेकिन ह्यूमन की बॉडी में कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में? गैमेट्स. है ना? स्पर्म एंड एग. तो स्पर्म और एग ही ऐसे सेल है जो कौन से कंडीशन में है? हैप्लॉइड कंडीशन. सो दे रिप्रेजेंट विच जनरेशन? गैमेटोफाइटिक. बाकी हमारी बॉडी के जितने भी सारे सेल्स हैं वो कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन. है ना क्लियर सभी को? नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. एक होता है हैप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. We have 3 types of life cycle. One is haplontic, second one is diplontic, and third one is haplodiplontic. अभी जब हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
So in haplontic life cycle, the body of organism is in haploid condition. अभी अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस का जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली डिप्लॉयड, है ना. हर बॉडी का सेल कैसा है, डिप्लॉयड. लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मेन जो बॉडी है उसमें हर एक सेल हैप्लॉइड कंडीशन होता है. कौन सी कंडीशन होता है, हैप्लॉइड. मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये कंसेप्ट क्लियर सभी को. तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका डोमिनेटिंग फेज कौन सा रहेगा, गैमेटोफाइटिक. एंड डोमिनेटिंग जनरेशन कौन सा रहेगा, गैमेटोफाइटिक. जैसे हमारी बॉडी में डोमिनेटिंग जनरेशन कौन सा है, so the organisms which are coming under which life cycle, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. उनका बॉडी का जो डोमिनेटिंग फेज है वो कौन सा है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, है ना. जैसे मैं आपको बोला ह्यूमंस के अंदर सारे बॉडी के सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉयड. तो हमारी बॉडी जो है वो कैसी कौन सी जनरेशन में है, स्पोरोफाइटिक. तो ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन में है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन. अभी ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हम बोल रहे कि एक है मेल और दूसरा है फीमेल. Now when a male gamete will be formed, female gamete and male gametes will be formed. तो जो कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड. कैसा ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, हैप्लॉइड. इसने मेल गैमेट बनाया और फीमेल गैमेट और साथ में क्या बनाया, मेल गैमेट. इन ह्यूमंस गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस. बिकॉज बॉडी इज डिप्लॉयड and for the formation of gametes you have to do reduction division, that is meiosis. यहाँ पर जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट्स बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस. तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा कौन सा होगा, माइटोसिस. इसको बोलते हैं गैमेटिक माइटोसिस. क्या बोलते हैं इसको हम, अब माइटोसिस हुआ तो आफ्टर माइटोसिस दोनों गैमेट्स का क्या हो जाएगा, फ्यूजन. फ्यूजन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी. क्या बोलते हैं इसको हम लोग. Then after fertilization, formation of zygote takes place. तो zygote बताइए डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉइड होगा, because it is formed after syngamy. So zygote will be diploid. Now zygote अगर multiple divisions करेगा, जैसे ह्यूमन से केस में zygote माइनर डिवीजन करता है, अपने को थोड़ा सा पढ़ा हो तो 8 सेल स्टेज होता है, 16 सेल स्टेज होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, 32 सेल स्टेज होता है, गैस्ट्रोला बैस्ट्रोला आपने सुना है सब चीजें. तो नाउ दिस जाइगोट से अगर आपको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, जाइगोट से क्या बनाना है आपको वापस से नया ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे, माइटोसिस की मियोसिस. बताइए जाइगोट से आपको अगर फिर से गैमेटोफाइटिक जनरेशन लेकर आना है नया ऑर्गेनिज्म, तब कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, हाउ मेनी ऑफ दिस मियोसिस. वेरी गुड, द आंसर इज व्हाट, मियोसिस. है ना, आपको कौन सा करना पड़ेगा, आपको डिवीजन मियोसिस. तो ये जो मियोसिस है इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस. क्या बोलते हैं इसको हम, जाइगोटिक मियोसिस. तो ये आपको कुछ प्रोटिस्टा में दिखाई देगा और मोस्टली एल्गे में दिखाई देगा. कहीं नहीं कोई है एल्गे, क्योंकि मोस्टली जो एल्गे हैं वो होते हैं हैप्लॉइड इन कंडीशन. कैसे होते हैं एल्गे, हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो माइटोसिस के द्वारा क्या बनाएगा, गैमेट्स. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, क्या बन जाएगा, जाइगोट. जाइगोट विल डिवाइड बाय meiosis and then again main plant body और main organism will be formed. है ना क्लियर सभी को. तो आप बताइए इस पूरे लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहाँ है,
बहुत सारा इस पूरे लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहाँ है? जायगोट, वेरी गुड। द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज जायगोट, है ना? सो व्हेनेवर यू स्टडी अ लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप क्या पढ़ते हो? लाइफ साइकिल। तो हर एक लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेजेस हमेशा मिलेंगे। कौन से दो स्टेजेस? गैमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कौन कौन से जनरेशन? गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन विल बी ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल बी ऑलवेज डिप्लॉइड। लेकिन इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट जनरेशन होगा? दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर डोमिनेटिंग स्टेज कौन सा है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। वो जनरली कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक। क्यों हैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं इसको? क्योंकि अब देखो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ थोड़े समय के लिए जो जाइगोट बन रहा है वही डिप्लॉयड है, बाकी सबके सब कैसे हैं? हैप्लॉइड। गैमेट्स आर आल्सो हैप्लॉइड, है ना? एंड द मेन ऑर्गेनिज्म इज आल्सो हैप्लॉइड। So therefore the whole life cycle is known as what? Haplontic life cycle. है ना clear सभी को? Now in case of diplontic life cycle, कौन सा लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। द मेन generation or the dominant generation of the organism is sporophytic. डोमिनेंट जनरेशन कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन बताइए हैप्लॉइड रहेगा डिप्लॉइड रहेगा? द स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल बी डिप्लॉइड। अभी यहां पर जब ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाएगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, तो चूंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है और गैमेट्स कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो बताइए हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस की माइटोसिस? मियोसिस। तो इसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटिक मियोसिस। एंड देन अगेन दिस गैमेट्स विल बी formed after that syngamy, that is fusion। syngamy के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा? जाइगोट। अभी जाइगोट से आपको वापस बनाना है क्या? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्या बनाना है जाइगोट से वापस? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो बताइए यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो यहाँ पर आप देखिए गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहाँ आ रही है? these गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग विच जनरेशन? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। क्योंकि ये गैमेट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। these गैमेट्स आर हैप्लॉइड। और यहाँ पर चूंकि गैमेट्स सिर्फ कुछ समय के लिए बन रहे हैं, isn't it so? They are forming only for short period of time. After that उनका फ्यूजन हो जाएगा, बन जाएगा जाइगोट। तो बाकी पूरे लाइफ साइकिल में जो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट स्टेज है वो कैसे स्टेज है? डिप्लॉइड। इसे लाइफ साइकिल का नाम क्या है? डिप्लॉन्टिक। है ना सभी को? तो प्रोटिस्टा के अंदर आपको हैप्लॉन्टिक और साथ ही साथ डिप्लॉन्टिक दोनों तरह का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जब टॉपिक आएगा आगे देन आई विल टीच यू। है ना सभी को? सेकंड थिंग, हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने दो तरह का मियोसिस पढ़ लिया। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो कौन सा मियोसिस होता है? जाइगोटिक। आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क में कि जाइगोटिक मियोसिस इज सीन इन विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो आप क्या आंसर दोगे? हैप्लॉन्टिक। अब क्वेश्चन आता है गैमेटिक मियोसिस इज सीन इन विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, क्या बोलोगे आंसर आप? डिप्लॉन्टिक। है ना सभी को? तो हेडिंग डालिए आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा। लिखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। All organisms are eukaryotic and unicellular
double membrane bound organism. बेटा आखिरी बार है, अब अगर तुम लोग हंसते हुए पकड़ाए गए सीधा क्लास के बाहर जाओगे। यहाँ पर प्रेजेंट, ये प्लस का साइन और एंटी मतलब क्या होता है प्रेजेंट, माइनस का साइन और एंटी क्या होता है प्रेजेंस, ऐसे लिखता हूँ मैं, और एब्सेंट ऐसे। अगर मैं कभी ऐसा वर्ड लिखूं तो उसको समझना है विच, अगर मैं ऐसा लिखूं तो समझना है विच, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं मतलब कि विदाउट, but I don't use all this. This is known as उसके लिए तुम कभी क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे बेटा। थैंक यू। लिख लिया इतना, लिख लेता सभी ने, सारा लिख लिया तो जल्दी लिखो, मुंह मत चलाओ अपना। ये आपका अच्छा तो छोड़ दो बेटा, कोई जरूरत नहीं है। लिख ले सभी ने इतना।
अभी ऑफ बोल के तो मोटर ऑफ दिख नहीं रहा है। थैंक यू। लिख ले सभी ने। झालं? हम लोग हमारे स्टूडेंट्स एक क्लास में नोट्स बनाते हैं क्या? So it's a good idea to make notes at home, isn't it? So I will also give you notes. Our notes. How many of you want to make notes in the class? Okay. तो तुम क्लास में टाइम पास कर रहे हैं बेटा? बाद में टाइम पास करना वो हमारे सर ऑपरेशन में इसको करना क्लीन करना पड़ता है क्लास में तो शांति से लिखो फिर तुम शांत हो पहले तो तुम्हारा एयर कंडीशनर बंद करो। ठीक है लिख लिया सभी ने? तो प्लीज ड्रॉ दिस टू लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। फटाफट ड्रॉ कीजिए।
हाँ हाँ लगी, लेकिन अभी लगी पर देखो यहाँ पे डाला चार पे शांति से बैठो क्लास में, बात करने से जो भी पढ़ा पढ़ना उसको रिवाइज करना चाहिए। हो गया सभी का? इन्होंने पूछा तो सिंसियर होगी, खुद का इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख लो ये डिप्लॉट लिख ले सभी ने डिप्लॉट देख लिख ले सभी ने। Now we see the classification of this kingdom protist. Write डालिए आप लोग classification. Now the kingdom protista is divided into three main categories. अब ये तीन कैटेगरी का डिवीजन किया गया है प्रोटिस्टा का. That is mainly based on their nutrition. And the basis of classification क्या है इनका? Nutrition. So the first category in protista, ऐसे organism जो अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं. So the nutrition where food is synthesized by the organism. Nutrition where the food is synthesized by the organism. ऐसे nutrition को क्या बोलते हैं हम लोग? Autotrophic nutrition. तो जो पहला कैटेगरी है
वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का है जो सारे के सारे कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। कैसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक। सेकंड कैटेगरी, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डीकम्पोजर्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, कौन सी न्यूट्रिशन मतलब डीकम्पोजर्स, हेटेरोट्रॉफिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डीकम्पोजिशन या डीकम्पोजर्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी, चाहे वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का, तो वो डेड बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या कोई बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया डेफिनेशन न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट होते हैं ऐसे एलिमेंट विच आर हेल्पफुल इन द प्रोसेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना। लेकिन जो बायोमोलिक्यूल उसमें वो क्या होते हैं, जैसे लिपिड, लिपिड एक क्या है, बायोमोलिक्यूल। डीएनए क्या है, बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन एक क्या है, बायोमोलिक्यूल। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है, किस स्ट्रक्चर में ये लोग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो डिकम्पोजिशन में डेड बॉडी में से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन को तोड़ के किससे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अमाइनो एसिड। द सेम थिंग हैपेंस इन डाइजेशन आल्सो। डाइजेशन में भी आप अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो उस प्रोटीन को तोड़ के उसके अंदर जो जो अमाइनो एसिड है वो तोड़ के आपकी बॉडी में जहां जहां उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट हैपेंस फर्स्ट इन स्टमक, देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन होके ब्लड के थ्रू माइक्रोविलाई इज कनेक्टेड टू कैपिलरीज, वहां से ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो डीकम्पोजर्स डज द सेम थिंग। हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स वेर ऑल दे आर आल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम दूसरा, सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन पढ़ाया था आपको, ऑस्मोट्रॉप्स, दे सीक्रेट देयर डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी। तो डाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल। एंड देन द न्यूट्रिएंट्स जो भी एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ऑस्मोट्रॉप्स। So these are decomposers or known as what, saprophytes. This is the second category of protist. पहली कैटेगरी कौन सी थी, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कराने। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, saprophytes और decomposers. The third category is heterotrophs. तो हेटेरोट्रॉफ्स में ये decomposers saprophytes को छोड़ के आएंगे, means they are feeding on some another organism, they are feeding on some another organism. Decomposers mainly feed on dead and decay substance. किससे फीड करते हैं, डेड एंड डिके। लेकिन यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉप्स है दे आर फीडिंग ऑन अलाइव ऑर्गेनिजम्स। किसको खा रही है, अलाइव ऑर्गेनिज्म। दे आर केप्ट इन व्हिच कैटेगरी, हेटेरोट्रॉप्स। तो तीन कैटेगरी क्लियर सभी को। पहला कौन सा, ऑटोट्रॉप्स। दूसरा कौन सा है, डिकम्पोजर। तीसरा हमारा कौन से, हेटेरोट्रॉप्स। अभी ऑटोट्रॉप्स में तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहले आते हैं क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट। दूसरे आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरे आते हैं यूग्लिनॉइड्स। डिकम्पोजर्स में आते हैं स्लाइम मोल्ड। नाउ दिस स्लाइम मोल्ड is of two types, acellular and cellular. Heterotrophs are also known as protozoans. So they are four: amoeboid, flagellated, ciliated, porous. है ना। So these are the categories which come into these three categories: autotrophic, decomposers and heterotrophs. तो हमारे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, then see कितना पढ़ पाते हैं हम। तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इनम प्रोटिस्टा।
होगा सभी का? So now we'll study first about chrysophyte. लिख रहे सभी ने? जाने? ठीक, तो लोग पहले हेडिंग डालिए आप लोग, क्राइसोफाइट्स। अभी जो क्राइसोफाइट्स हैं, ये क्राइसोफाइट्स में दो कैटेगरी के लोग आते हैं। पहले आते हैं डायटम्स और दूसरा आते हैं गोल्डन एलगी। और गोल्डन एलगी को बोला जाता है डेस्मिड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? डेस्मिड्स। अभी फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट हमको चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। Which is the most important pigment? Chlorophyll. Now this chlorophyll is also of multiple types. Chlorophyll A होता है, B है, C, D and E. 5 types of chlorophyll is there. A, B, C, D and E. लेकिन ये पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोरोफिल है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल A. The most important chlorophyll is chlorophyll A. Without the presence of this chlorophyll A, photosynthesis नहीं हो सकती। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी, whatever types or number of organisms are there on this earth who are able to perform the process of photosynthesis, उन सभी के पास कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है? क्लोरोफिल है। बिकॉज क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं। इट इज अ चीफ पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्राइसोफाइट्स में भी ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। With that, आपको पता है कि पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? So in pigments they have chlorophyll A. Some also shows presence of carotenoids. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड का कलर कैसा होता है? येलो ऑरेंज, है ना? अब हमने पढ़ा हुआ जो कैरेट होते हैं, गाजर, उस गाजर के अंदर भी कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटिनॉइड्स। Therefore the carrot is of orange in color. थर्ड, कहाँ पाए जाते हैं? So most of them are मरीन। मरीन समझते हैं आप लोग? मतलब कहाँ पाए जाते हैं? ओशन और सी। तो जो भी सी में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? मरीन। सो मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, नॉट एक्चुअली मराइन, बट ओके, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड सम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। Some are fresh water forms. इनकी जो सेल वॉल है वो बनी है सिलिका की। Their cell wall is made up of silica. और जो सेल वॉल है
वो सोप बॉक्स की तरह होती है। सर्वल किसी तरह है, सोप बॉक्स। तो बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, तो बॉक्स में दो चीजें होती है, एक होता है लिड और एक होता है कंटेनर। जैसे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कंपोस्ट बॉक्स है ना, उसके अंदर होता है, एक होता है आपका लिड और दूसरा आपका क्या होता है, कंटेनर। तो लिड और कंटेनर के जैसे सोप बॉक्स की तरह सर्व होती है। तो जो ऊपर का पोर्शन है, जैसे बॉक्स देखे तो बॉक्स में ये ऊपर का लिड और नीचे आपका क्या रहता है, जैसे कंटेनर। तो ये जो ऊपर का लिड है उसको हम बोलते हैं एपीथीका। थीका मतलब होता है लेयर, एपी मतलब क्या होता है, अबाव। ईपीआई, एपी मतलब क्या होता है, अबाव, और थीका मतलब क्या है, लेयर। और जो नीचे कंटेनर है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथीका। तो बोलते हैं इसको हम हाइपोथीका। सो लाइक दैट सेल वॉल इज लाइक सोप बॉक्स, है ना। सेल वॉल किसके जैसा है, सोप बॉक्स। इसमें एक ऊपर लेयर क्या बोलते हैं हम लोग, एपिथीका, और लोअर लेयर क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथीका। है ना पॉइंट्स क्लियर सभी को। पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, एक कौन है, डाइटम्स, दूसरे कौन है, गोल्डन एलगी। सेकंड के अंदर पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। सेल वॉल इज सिलिका, सिलिका का बना हुआ सेल वॉल है। इसके फॉर्म में सेल वॉल सोप बॉक्स, मतलब बॉक्स के जैसा। तो बॉक्स में होता है आपका लिड और नीचे कंटेनर। तो जो अपर लेयर उसको बोलते हैं हम लोग एपिथीका, और जो नीचे का लेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथीका। है तो क्लियर सभी को। नाउ क्या ये किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, सो नो, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। नाउ ये जो डायटम्स हैं, डायटम्स, इनकी सेल वॉल बनी है सिलिका की। किसकी बनी है सेल वॉल, सिलिका की। तो जब भी ये डायटम्स मर जाते हैं, तो मरने के बाद इनकी डेड बॉडी डिपॉजिट हो जाती है एट द बॉटम ऑफ ओशन। डायटम्स है, डायटम्स जो डेड सेल वॉल किसका बना है इनका, सिलिका का। तो जब भी डायटम्स बहुत सारे जो तैर रहे हैं ओशन के अंदर, वो जैसे ही मरेंगे तो उनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, बॉटम, बॉटम ऑफ द ओशन, यस और नो। तो ओशन के बॉटम में इनकी डेड बॉडी एक लेयर बना दी है, उसको बोलते हैं डायटमेशियस लेयर। क्या बोलते हैं उसको हम, डायटमेशियस लेयर। एनसीईआरटी ने बोला इसको डायटमेशियस अर्थ। क्या बोला इसको, डायटमेशियस अर्थ। तो डायटमेशियस अर्थ क्या है, डायटम्स की डेड बॉडी से ओशन के बॉटम में या ओशन ओशन के बेड में जो लेयर बन जाती है, उस लेयर को क्या बोला गया, डायटमेशियस अर्थ। और वो डायटमेशियस अर्थ से ही एक पाउडर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, व्हाइटिश पाउडर। और उस व्हाइटिश पाउडर का नाम क्या होता है, डायएटमाइट, जो को बता रहा था हमें। एंड व्हाइटिश पाउडर का नाम क्या है, डायएटमाइट। एंड दैट सेम पाउडर इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ द मेटल्स, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में, शुगर रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, है ना। सो ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में उस डायएटमाइट पाउडर को यूज किया जाता है ना फिर सभी को। और लास्ट आंसर लाइन लिखा है that these diatoms are the chief producers of the ocean। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या, तो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो इस धरती पर अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रोडक्शन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, और वो कौन है, प्लांट्स। तो बस प्लांट्स हैव द ओनली एबिलिटी टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, है कि नहीं। मतलब जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, है ना। और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। Only these organisms are able to utilize the energy of sun. Therefore, diatoms are known as what? Chief producers of ocean. Because कहाँ पर होती है, मरीन एनवायरमेंट में, सी के अंदर, ओशन के अंदर। तो therefore these are chief producers of ocean। तो वो लिखे थे dead bodies of diatoms leads to formation of
These are chief producers of ocean. Thank you for the chat. Last दो बता रहे थे आप लोग ठीक है भैया So now I will show one video how diatoms look like. When you're launching a new product with a tight deadline, seeing weeks, Grammarly's phone suggestions can help motivate you. Welcome to Meeting in Science. This video diet major group of algae and are among the most common types of plant. Diatoms are unicellular organisms. Although लेकिन आप लोगों ने diatoms से photos तो ये they have very unique shape of cell wall दिखा ना आपको so these all cell walls are made up of silica किसका बना हुआ ये cell walls का silica हाँ and one more point add in your notes they are known as phytoplankton they are known as what phytoplanktons they are commonly known as phytoplankton they are commonly known as phyto 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 plank plank plankton phytoplankton English सभी ने so these are unicellular of course and they show different types of various forms of cell wall है ना पूरा यहीं पे दिख रहा होगा कितने तरह के cell wall present they sometimes think about it as columns. They have cell walls made of glass and are quite beautiful. Diatoms belong to the kingdom of Tis, and there are over 100,000 species. Diatoms exist in large numbers in most bodies of water throughout the world. In fact, just 1 quart of seawater may contain over 1 million diatoms. They are primary producers, and they are also a very large food source in the ocean. Diatoms are autotrophs, which means they produce energy by photosynthesis. As a result, diatoms need sunlight, carbon dioxide, and water. They are found in the ocean, fresh water, and even moist topsoil. Many diatoms are microscopic, but a couple may measure millimeter across. Diatoms contribute an enormous amount of oxygen to our atmosphere. There are 2 basic forms of diatoms. The first, centrals, have radial symmetry, and they are found in the ocean, and they are wheel-shaped. They can be found drifting near the surface, absorbing sunlight and other nutrients. The nows tend to be elongated. They also live in fresh water, streams, swamps, ditches, and in the shallow regions of oceans and estuaries. So there we go, diatoms, glass-lined organisms that contribute much oxygen and food
two bodies of water. Thanks for watching the Movie Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. This river of cloud flows across South America, obscuring everything beneath it. Until it runs into a brick wall, 5,500 miles long and up to 4 miles high. The Andes. Clouds condense into raindrops, which then race down the slope and flow directly back into the Amazon basin. Eroding the rock and turning it into sediment. So all those nutrients are dumped into the ocean in a whole other world. And waiting for those sediments is an extraordinary organism, 4 times thinner than a human hair. It's called the diatom. ये diatom है. Diatoms are the secret to the Earth's oxygen supply. They use silica from ground up rock to create new shells, which allows them to reproduce. Their population doubles every day, and they begin to photosynthesize, each one starting to produce. Take a breath. Now take another. Now think about this. One of those breaths was entirely provided by those little fellows under the sea. तो हमारी हर दूसरी सांस किससे आती है? डायटम से आती है. This much of oxygen these diatoms produce in on Earth. Looking at the oceans from space, sometimes you see a local area that's an entirely different color. Amazingly enough, what you're looking at is microscopic light. देख रहे आप लोगों को कि अगर आप सैटेलाइट से देखोगे ऊपर से तो आपको पूरे ओशन में से एक पर्टिकुलर पैच ऑफ ओशन एक बहुत अलग कलर का दिखाई देता है. तो कल मैं आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में. तो साइनोबैक्टीरिया में एक आता है ट्राइकोडर्मा अरिथेरियम. तो अरिथेरियम में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है. तो फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट गिव्स रेड कलर. तो जो ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम है उसके कारण फिनोमेना होता है रेड सी. आपको समुद्र कैसे दिखाया था पूरा रेड. So this is how these diatoms also give different colors to the ocean. And there is another next class. Diatoms का दूसरा में लिखा है dinoflagellates. So these dinoflagellates also shows different kinds of color. So there is one phenomenon of red tide. उसका वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है. आपको पूरा समुद्र का लगेगा खून आ गया समुद्र के अंदर. So वो red tide comes because of dinoflagellates. Diatom blooms that reflect the light differently so that they show up from space. This one I took out or saw was huge. It covered hundreds of miles. You know, when you swim in the ocean, you don't notice the diatoms around you. But when you're in space, you see the vibrant colors of life. It's just so stunning, the blues and the greens, but also like, wow, those things are keeping us alive. Hare Krishna. तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग डायनोफ्लैजेलेट्स. किताबें का मन कर रहे हैं. क्या हरे कृष्णा ने? तो हरे कृष्णा देव में 10 बार बोलता हूँ मैं.
अभी 8 मिनट बचे हैं, देखो फटाफट डायनोफ्लैजिलेट है किताब तो नाउ डायनो तो डाई का मतलब क्या होता है हमेशा दो और फ्लैजिलेट इनके पास क्या प्रेजेंट है फ्लैजिला अभी जो डायटम्स है वो डायटम्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला शो नहीं करता सो डायटम्स मीन जो क्राइजोफाइट्स है दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरिक स्ट्रक्चर ना ही सूडोपोडिया है ना ही सीलिया है ना ही फ्लैजिला यूजुअली यहाँ पे जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है एब्सेंट है किसमें एब्सेंट है क्राइजोफाइट्स में बट इन डायनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिला इज प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है यहाँ पे फ्लैजिला इज प्रेजेंट साथ ही साथ दो जो फ्लैजिला प्रेजेंट है दे बोथ हैव द एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 डिग्री दो फ्लैजिला के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री तो ये दो ऐसे सपोज फ्लैजिला है विच आर प्रेजेंट इन 90 डिग्री तो दोनों फ्लैजिला ऐसे ऐसे से घूमते हैं इसको बोलते हैं वर्लिंग वुप मैनर क्या बोलते हैं इसको हम वर्लिंग वुप तो ऐसे दोनों दोनों घूमते हैं फ्लैजिला और फिर ऑर्गेनिज्म आगे चलते जाता है समझ में आप लोगों को साथ ही साथ आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन सार्थक देवेश आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन सार्थक आउट ये देखो सिंसियर बच्ची आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन सेलुलोजिक प्लेट्स आर प्रेजेंट कायरे बता दो बेटा दो कायरे तो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है सेलुलोजिक प्लेट्स क्या प्रेजेंट है सेलुलोजिक प्लेट्स और ये सेलुलोजिक प्लेट्स टुकड़े प्रेजेंट होते हैं जैसे आपने टॉर्टोइस देखा टॉर्टोइस तो टॉर्टोइस के पीछे जो शेल होता है वो शेल में ऐसे अलग अलग बॉक्सेस बने हैं देखिए आप लोगों ने ऐसे हाँ तो इस तरीके से कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती है इन डायनोसॉर्स में आउटसाइड सेल में क्या प्रेजेंट है प्लेट्स और वो प्लेट्स एक कंटिन्यूअस प्लेट नहीं है प्लेट कैसे है टुकड़े टुकड़ों में प्लेट्स शॉर्ट पीसेस ऑफ प्लेट्स आर देयर तो इट लुक्स लाइक कि हर एक जो डायनोफ्लैजिलेट है वो बहुत सारे शील्ड लेके चल रहा है हमने कैप्टन में देखा कैप्टन अमेरिका तो कैप्टन अमेरिका कैरी द शील्ड तो वैसे होता है कि जो डायनोफ्लैजिलेट से ये क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ में शील्ड कैरी कर रहे हैं इसे जिनको बोलते हैं आर्म्ड डायनोफ्लैजिलेट्स आर्मी के लोग कैसे कैरी करते हैं सब दे आर नोन एज व्हाट आर्म्ड डायनोफ्लैजिलेट्स दे हैव आर्म्ड देमसेल्फ इक्विप्ड देमसेल्फ बाय दिस प्लेट्स और ये प्लेट्स इसकी बनी हुई है cellulose therefore these are known as what cellulosic dinoflagellates oh plates known as what cellulosic plates है तो क्लियर सभी को पहला प्रेजेंट करने के बाद फ्लैजिला कितने फ्लैजिला है दो एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री दे शो मूवमेंट नोन एज व्हाट whirling मूवमेंट दूसरा दे आर नोन एज आर्म्ड dinoflagellates why because they show presence of cellulosic plates है तो क्लियर है तीसरा दे शो मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स बहुत सारे अलग तरह के पिगमेंट शो करते हैं इसलिए मेनी ऑफ देम शोज बायोलुमिनेंस क्या शो करते हैं बहुत सारे इसमें से तो बायोलुमिनेंस समझते हैं आप लोग जैसे हमने देखा जुगनू जुगनू चमकता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से लुमिनेंस निकल रहा है तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स आल्सो शोज लॉट ऑफ बायोलुमिनेंस मतलब कि चमकते ही है समुद्र के अंदर Imagine this, another human, a certified expert in ChatGPT and writing.
क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं है ना। दिख रहा आप लोगों को ये सब? So this is because of dinoflagellates. बहुत सारे ऑफिसर सी बीच पे अगर जाओगे तब Why does the water on this beach glow in the dark? This is darkest day when most people come here for its beautiful sand beaches and a place to swim. But it's also one of the few places in Australia where you can witness bioluminescence. This is caused by noctiluca, which are tiny bioluminescent algae. So small that a tiny drop of water holds thousands of them. They only are disturbed by wave during the nighttime. And usually occur around in August or something. So they show what bioluminescence, and they are also responsible for red tide. This is responsible for red tide because they also have the pigment. They show prominent nucleus with a prominent vacuole also. And अब किसी-किसी के अंदर contractile vacuole present है. किसी के अंदर contractile vacuole. आपको दिखा था वीडियो में contractile vacuole का. Very good. साथ ही साथ pigment आपको बता दी मैंने all the different types of pigments are there. And some of the dinoflagellates secrete some toxin. कुछ जो dinoflagellates क्या secrete करते हैं वो toxin. और वो toxin secrete करने के कारण जो fishes इनको खाती है वो उस toxin को carry करती है. And sometimes the fishes are eaten by the men. And the when men eats those fishes which carries this particular dinoflagellates which secrete some particular kind of toxin. So then it causes problem in the humans or men. जैसे एक toxin होता है sexy toxin. But this toxin when secreted by the banana organism. एक बता noctilica बता तो noctilica. So this dinoflagellate when is eaten by shellfish. कौन सी फिश है? Shellfish. तो वो shellfish के अंदर ये toxin रहता है और shellfish is very commonly eaten in coastal area. और वो जो shellfish जो खाते हैं they become sterile. जो खाते हो क्या हो जाते हैं वो sterile. Therefore it is not so good eat fishes. Very good. So these are the drawbacks of some of the dinoflagellates. ठीक है टाइम हो गया. We will write the notes tomorrow. हरे कृष्ण. हाँ?